नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या इसको हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंटर करे, n-1d ऑर्बिटल के अंदर इंटर करें। या हम बोल सकते हैं कि पेनियोल्टिमेट सेल जो होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा होगा उनको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये क्या है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट से लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में एक इंटरमीडिएट शो करते हैं, मतलब एक ट्रांजिशन शो करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे हमें पता है कि ये अपने को पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये बीच वाला जो ब्लू कलर का है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ है, ये इधर एस ब्लॉक वाले और इस साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दोनों के बीच में इनको रखा गया है। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर उनकी हम बात करें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनको हम यहाँ पे 4 ट्रांजिशन सीरीज में पढ़ेंगे, मतलब 4 इनके पीरियड दिए हुए हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके अंदर 4 ट्रांजिशन सीरीज है। एक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ये स्कैंडियम से शुरू होती है और ये जिंक तक जाएगी, जिसमें स्कैंडियम 21 और ये अपने को 30 एटॉमिक नंबर दिया, जिसके अंदर क्या होगा, 3d जो ऑर्बिटल्स है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। इसी तरह सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो अपने को दी हुई है वो दे रखी है टेरियम से लेके कहां तक जा रही है, ये जा रही है कैडमियम तक, यानी ये दे रखा है अपने को 39 एटॉमिक नंबर से ये अपने को मिलती है 48 तक। और इसमें जो 4d जो ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है वो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जो लेंथेनम से शुरू होती है, यानी ये है 57 एटॉमिक नंबर। और फिर बीच में 14 जो एलिमेंट्स हैं वो एफ ट्रांजिशन सीरीज के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हैफनियम, ये आ जाएगा 72, यहां से लेके ये जाएगी मरकरी तक, जिसका एटॉमिक नंबर अपने को 80 दिया हुआ है। फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, ये एक्टिनियम से शुरू होती है, जिसका 89 एटॉमिक नंबर है। फिर आता है रदरफोर्डियम, जिसका 104 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और ये जाती है कोप्रेंशियम तक, जो 112 एटॉमिक नंबर है। तो जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें 5d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, जबकि फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के अंदर 6d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ठीक है। तो ये अपने को 4 ट्रांजिशन सीरीज दी हुई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन सीरीज दे रखी है इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर हम पढ़ें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं कि जिन एलिमेंट्स के अंदर इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, या तो उनके ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है या किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, पार्शियली या इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट और एनी वन ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में होगा, या हम कह सकते हैं जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उस स्टेट के अंदर जो डी ऑर्बिटल जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पार्शियली फील्ड होगा। तो हम उनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो
यहाँ पे जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जबकि जिंक और कैडमियम और मरकरी को हम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो ये तीनों दे रखे हैं, इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, इसके ग्राउंड स्टेट के अंदर भी और इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी। तो इसलिए ये जो है तीनों के तीनों ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। जैसे आप देखो तो हमें पता है जिंक का 3d10 4s2 होता है, और कैडमियम का 4d10 5s2 होता है, और मरकरी का 5d10 6s2 जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए। ये तो है ग्राउंड स्टेट। बट अगर इनका देखें तो इनका +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अंदर भी जो डी ऑर्बिटल जो होता है ना, वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। इसलिए क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते। फिर भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखा गया है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके एंड मेंबर हैं, और इनमें क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह कुछ एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। बाकी इनमें कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सिमिलर प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते। इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग भी रखा गया है, और वैसे ये ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखा गया है, क्योंकि ये लास्ट मेंबर है। अलग नहीं रखा गया क्योंकि ये लास्ट मेंबर है ट्रांजिशन सीरीज के। ये तो हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट, हम किनको बोलेंगे, ठीक है। अगर एक दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके अंदर अगर आप सिल्वर को देखोगे, सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर की अगर हम बात करें, या हम बात करें किसकी, कॉपर की, ठीक है। कॉपर है, सिल्वर है, ये दोनों अपने को दे रखे हैं। तो हम इनको अगर देखेंगे तो इनका जो ग्राउंड स्टेट है, इनके ग्राउंड स्टेट के अंदर जैसे कॉपर का हमें 3d10 और 4s1 दिया है, इसी तरह सिल्वर का 4d10 5s1 दे रखा है। ये तो है इनका ग्राउंड स्टेट, ठीक है। बट अगर आप इसको देखो इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनको देखोगे, ठीक है, तो इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है। जैसे आपने को देखा है 4d जो है यहाँ पे सिल्वर का 4d9 होगा और इसका 3d9, यानी डी ऑर्बिटल क्या है, पार्शियली जो फील्ड है। इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जबकि ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी से बाहर है, ठीक है। ये था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा। इसका इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपने को दिया हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या होता है, ये होता है n-1 d जो है 1 to 10 ns, ये अपने को दिया है 0 to 2, ठीक है। कई बुक्स में ये अपने को ये भी मिलेगा n-1 d 1 to 10 ns2, ये जो है ये NCERT के अंदर दिया हुआ, ठीक है। तो ये थी जनरल इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो हमें पता है जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, n-1 d 1 to 10 और ns 0 to 2 दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जो s ऑर्बिटल जो होता है ना, उसके अंदर लगभग क्या है, अपने को 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। बट कुछ एक एक्सेप्शन है उनको छोड़ के, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमें एक्सेप्शन में यही दिया है क्रोमियम और कॉपर। बाकी तो इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। वो भी ट्रांजिशन सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है तो हमें पता है कि उसमें 4th फील्ड लेके चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। जैसे
आप ये समझ लो, इसमें दिया है अगर आपसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात की जाए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हमें पता है ये 4th पीरियड से शुरू होगी, तो यहाँ n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 3d, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग क्या है 1 से 10 तक चलेगी, और n की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो s की वैल्यू क्या है 0 से 2 तक चेंज होती जाएगी। इसी तरह सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, अगर 5 आ जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे 4d आ जाएगा, और यहाँ पे 5s की वैल्यू 0 to 2, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, d ऑर्बिटल के अंदर होती जाएगी। तो इसके अंदर जो हमें ज्यादातर एक्सेप्शन देखने को मिलेगा वो किसमें मिलेगा, क्रोमियम और कॉपर के अंदर। क्रोमियम और कॉपर का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हमें पता है कि जो क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 24, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। तो हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो आर्गन 3d जो हम लिखेंगे 4 और 4s2, जो कि स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें देखो तो जो 3d और 4s जो ऑर्बिटल होता है ना, इसके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम जो टाइम है वो कहां पे स्पेंड करेंगे, यहाँ पे d ऑर्बिटल के अंदर, जिससे कि d ऑर्बिटल जो है वो क्या हो, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। तो इसलिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट हो जाएगी, और ये क्या है 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, जिससे क्या हो, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इसी तरह कॉपर के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है आर्गन, ये आ जाएगा 3d10 और 4s1। ठीक है, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर, दोनों जो ये अपने को दे रखे हैं सेल 3d और 4s, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे। ठीक है, लिखते तो हम ये हैं 3d9 4s2। ठीक है, जबकि जो स्टेबल होगा वो होगा 3d10 4s1। ठीक है, तो ये अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। फिर भी कुछ एक एक्सेप्शन है जिसमें s में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने को कुछ ऑर्बिटल के अंदर, और जैसे इसमें अपने को सिंगल दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसी तरह अपने को मिलेगा किसमें, मोलिब्डेनम में मिलेगा और नायोबियम में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है, इनमें तो क्या है s ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जबकि अगर हम देखें सिल्वर और गोल्ड ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे जिसमें s ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इसी तरह अगर आप किसको देखें, पैलेडियम को देखें, ठीक है, पैलेडियम को देखेंगे तो इसके अंदर जो s ऑर्बिटल होता है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे निकल के नीचे आता है तो 5s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। उसके बाद अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर अगर हम देखें तो जो मरकरी है, मरकरी को छोड़ के जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्योंकि मरकरी तो क्या है, मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है। मरकरी को छोड़ के जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटालिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। उनके अंदर क्या होती है, वो सारी मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मेटालिक लस्टर, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, ठीक है, हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ, ये अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी जो एटॉमिक रेडियस है
वो s और p ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होती है। तो एटॉमिक रेडियस कहाँ होगी, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो s एंड p ब्लॉक के बीच की होगी, s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच की, इन बिटवीन s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स। थर्ड, हमें पता है जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं अगर हम उनके देखें तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो s ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होती है, जबकि p ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं हमें पता है ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, ये कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको देखें तो वो क्या होते हैं, उनके जो कंपाउंड होते हैं देयर कंपाउंड्स आर क्या होंगे, उनके कंपाउंड जो होते हैं ना वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर देखें तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये क्या बनाएंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, किनके साथ बनाएंगे, स्मॉल एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे। कौन से, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है। ठीक है, इनके साथ बनाते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इनके ज्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, कलर कंपाउंड होते हैं। तो मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड आर क्या हो, लिखेंगे मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स आर कलर, क्या होंगे वो, ज्यादातर जो कंपाउंड होंगे वो कलर्ड होंगे। जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ना उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हाई होता है। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, ये अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बहुत ज्यादा वो क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एलॉय भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये एलॉय, दे फॉर्म एलॉय, ये एलॉय फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अगर इसको देखें तो दे शो ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अपने को प्रॉपर्टी दी हुई है। इनके अलावा भी यहाँ पे इसने बताया कि ये ज्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर के अंदर। उसके बाद इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग या उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। अगर हम देखें तो जो जिंक है, अगर उसको देखें जिंक, कैडमियम, मरकरी को, ये तीनों क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट से एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो हम देखते हैं ज्यादातर एग्जांपल है, जैसे जिंक को अगर हम देखेंगे तो जिंक जो होता है ना उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ये लो होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होती, और ज्यादातर इसके जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड नहीं होते, व्हाइट कलर के ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसने बताया कि ये कोई वेरिएबल है ऑक्सीडेशन स्टेट है शो नहीं करता, जो जिंक है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है शो नहीं करेगा। तो जो एटम है उसके वैलेंस शेल के अंदर जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन किस तरह होता है। तो हमें पता है कि ये अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। तो जो पहले हमें पता है, अगर हम जनरली ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चले तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जैसे कि हम पीरियड के अंदर हम क्या जाएंगे, पीरियड में हम जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जो एटम है या एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी। ये हमने पहले पढ़ा है कि आफ्टर मिडवे तक डिक्रीज होगी, फिर जो डिक्रीज होता है वो थोड़ा स्मॉल हो जाता है, उसके बाद और ज्यादा डिक्रीज नहीं होती, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किससे जुड़ी हुई है, हमें पता है उसके एटॉमिक साइज से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वैसे जनरल कंसेप्ट में हम देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी। और बाकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको हम क्या है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही शो करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बेस के ऊपर जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी जो अमाउंट है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही अगर आप 3d और 4s ऑर्बिटल दोनों की बात करो तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d ऑर्बिटल से या 4s ऑर्बिटल से तो क्या हो जाता है, इसमें जो एनर्जी है उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जो एनर्जी, जो एक्सचेंज एनर्जी है वो जो रिलीज होती है उसके कारण जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम कंपेयर करके देखें तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर हम सोचें किसी की, तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर हम 3D ट्रांजिशन सीरीज में देखें तो जो क्रोमियम है, क्रोमियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो मैग्नीज की कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि क्रोमियम के अंदर हमें पता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, जबकि मैग्नीज के अंदर क्या है 3d5 4s2। तो इसके अंदर जो s जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, और इसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। तो इसकी कंपेयर में जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी मैग्नीज की ज्यादा होगी, जबकि क्रोमियम की कम होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। इसी तरह जो मैग्नीज की जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या है, किससे ज्यादा है, अगर हम बात करें तो मैग्नीज के बाद जैसे अपने को क्या दे रखा है, आयरन दे रखा है, ठीक है। तो इसी तरह अपने को इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी दी हुई है, ठीक है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है जो कॉपर की वो क्या होती है, कम होगी, किसकी कंपेयर में, जिंक की कंपेयर में, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। हमें पता है जिंक के अंदर क्या होता है, फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि कॉपर में इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या होगी, कम होगी। इसी तरह हम बात करें सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी की, तो हमें पता है कि जो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो मैग्नीज की क्या होगी, मैग्नीज की जो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी वो क्या होगी, क्रोमियम की कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है उस केस में जो मैग्नीज अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या गेन कर लेगा, क्या कर लेगा, d5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, जबकि जो क्रोमियम है उसके अंदर हमें पता है कि जो d5 एक तो s से चला जाएगा, दूसरा d5 से इजिली जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका क्या होता है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी तरह अगर हम देखें जो आयरन है, आयरन की अगर हम बात करें तो इसकी जो बात करें जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी, यानी हम आयरन की बात करें तो आयरन की जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है, ठीक है, वो क्या होगी, मैग्नीज की कंपेयर में क्या होगी, लो होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आयरन जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा
तो ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, जबकि मैग्नीज 3d4, क्योंकि मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या 3d5 4s2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली लॉस कर देगा, बट थर्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो लॉस करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जबकि आयरन क्या है इजीली क्या कर देगा। हमें पता है कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s2 दिया है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद क्या एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो इस तरह के पीरियोडिक टेबल के अंदर हम अगर देखें तो जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसका वेरिएशन देखने को मिलता है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बेस पे होता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बेस पे जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसके अंदर अपने को वेरिएशन देखने को मिलता है। ये था आयनाइजेशन इंथैल्पी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटालिक करेक्टर। तो मेटालिक करेक्टर में हमें पता है कि जो मरकरी है, मरकरी क्या है एक लिक्विड है, बाकी जितने भी अपने को क्या मिलेंगे सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि जितने भी मेटल है मरकरी को छोड़ के वो मेटालिक जो प्रॉपर्टी है मेटालिक करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितने भी जो ट्रांजिशन मेटल है उनके वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, तो इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है ना वो लो होते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसने बताया कि s ऑर्बिटल को छोड़ के इनके d ऑर्बिटल्स के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ns और n-1d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे यूज करेगा, मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर यूज करेगा, ठीक है। तो ये कहां पे इन्वॉल्व होते हैं, कहां पे यूज किए जाते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, क्या होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी किसमें, डी सेल के अंदर या डी ऑर्बिटल के अंदर, उतनी ही ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी उसी के कारण क्या होते हैं, ये जो मेटल होते हैं ये क्या मिलेंगे अपने को, ज्यादा हार्ड मिलेंगे, इसलिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी शो करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप इनको देखो तो इनमें अपने को पता है जैसे कि क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, इनमें क्या होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। जबकि जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इनके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, तो ये इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है, या ये बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम स्टडी करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बॉन्डिंग पे, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम देखें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम देखेंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 3D ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम का ज्यादा होगा, फिर मैग्नीज का डाउन हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीज के बाद में फिर आयरन का बढ़ेगा, ठीक है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसने बताया कि ये तो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। फिर अगर आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में देखो तो इसी तरह मोलिब्डेनम का ज्यादा होता है, पर जो टेक्टेनियम है उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह टंगस्टन का क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, रिहीनियम, ठीक है, आरी।
यानी ये डिक्रीज होता जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? ये कह रहा है कि अगर आप देखोगे तो जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट जैसे ये मैग्नीज, टेक्टिनियम, एनियम तक पहुंचेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि जो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे, जो कि इनका क्या होगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के बाद ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग के अंदर नहीं देते, जिससे क्या होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डाउन होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। दूसरी बात हमें पता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी। और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है उतनी ही ज्यादा क्या होती है, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी होती है। क्योंकि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी किस पे डिपेंड करेगी, ये भी मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगी। और वो किस पे डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्डिंग, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर जितने ज्यादा ये बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। मेटालिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये है मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। हमें पता है कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपने को दिया हुआ है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है n-1 DNH2, ठीक है। ये अपने को इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या लगभग कुछ एक को छोड़ के एस ऑर्बिटल में तो क्या है, सिमिलर क्या है, एक ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम जाएंगे तो सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स यानी एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। बट जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स है उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके अंदर क्या आएगा, थोड़ा वेरिएशन आएगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनका क्या है, ये डी-एन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिनका क्या होगा, डी-एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उन सभी की क्या है, जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लगभग सिमिलर मिलेगी। तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू होगी ना वो 1 से 9 तक होगी, मतलब 1 से 9 तक क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो इनके कारण क्या है, जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हमें पता है कि वो एक पीरियड के अंदर क्या है, उनमें डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, बट एस ऑर्बिटल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसलिए ये क्या है, एक पीरियड के अंदर क्या है, जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर सिमिलरिटी दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम जो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जो एटॉमिक रेडियस जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जैसे जैसे क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो उससे क्या होगी, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, जैसे हम पीरियड के अंदर जाएंगे। बट ये जो डिक्रीज है ना वो अपने को देखने को मिलेगा जैसे क्रोमियम तक,
या क्रोमियम या मैग्नीज तक, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो क्या होंगे, डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी शुरू हो जाएगी, पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी उससे वैसे वैसे क्या होगा कि वहां पे शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जो ये न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होगा, जो अट्रैक्ट करने वाला, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसके बाद जो एटॉमिक रेडियस है वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये अपने को एटॉमिक रेडियस का जो ग्राफ दिया, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का दिया है, जिसमें ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक एटॉमिक रेडियस के अंदर वेरिएशन शो किया गया है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, बट कहां तक, अप टू मिडवे तक क्या होगी, ये क्या होगी, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट आफ्टर मिडवे यानी 20 से आगे निकलने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है वो किस में होनी शुरू हो जाएगी, डी ऑर्बिटल में। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू फीलिंग ऑफ या ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने के कारण क्या होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होनी शुरू हो जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, मिडवे के बाद में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और एक लास्ट में क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल वीक हो जाएगा, इसलिए जिंक की जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रुप की। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर हम जनरल कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ग्रुप में जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा भाई, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जाएंगे तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। बट ये कह रहा है जैसे ही हम सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जाते हैं, कहां से करेंगे, सेकंड के बाद अगर हम किस में जाएं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जाएं, तो जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की और जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो लगभग सेम होती है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो यहाँ पे इसने बताया कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होती है ना उनकी एटॉमिक रेडियस इसलिए लगभग सेम होती है क्योंकि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बाद क्या होता है, हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेंगे, 4f ऑर्बिटल के अंदर इंटर करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं तो 4f ऑर्बिटल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत ज्यादा लार्ज होता है। तो उसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो डी ऑर्बिटल्स की कंपेयर में कम होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल f की कंपेयर में, या d जो अपने को सबसे दे रखा है वो छोटा होता है f सबसे की कंपेयर में। तो इसलिए तो वहां पे क्या होगी, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर हो जाएगा, जबकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। इसलिए क्या होगा, जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनकी जो एटॉमिक रेडियस सेम होती है। जैसे ही इसको हम वैसे तो बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक वर्ड के अंदर अगर अपने को बताना हो कि जो सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो सेम होती है, तो इसके पीछे रीजन आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे कि जैसे ही हम सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग 4f ऑर्बिटल में होगी, और 4f ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो डी ऑर्बिटल की कंपेयर में पुअर होता है। तो इसलिए क्या होगा, जो साइज है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के सिमिलर होता है। तो इसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बस यही ध्यान रखना है कि जैसे ही हम क्या बात करेंगे, यही बोलेंगे कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव सिमिलर atomic radii due to
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हमें पता है ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भाई, हमें पता है कि ड्यू टू, या हम कह सकते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ electrons enter in 4f orbitals। ठीक है, ये इसका मेन रीजन है। ये तो हो गया सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे आपने को देखा जिरकोनियम और हैफनियम लगभग सेम होती है, नायोबियम, टेंटलम, ठीक है, इनकी भी क्या होती है सेम। यानी जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, हमें पता है ये टेरियम दे रखा है, ये जिरकोनियम, ठीक है, ये नायोबियम, ये मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, ठीक है, आगे रुथेनियम, रेहेनियम, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है। इसी तरह अपने को ये दे रखे हैं लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनम, हैफनियम, ठीक है। ठीक है, तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस जो होती है ना, वो लगभग अपने को क्या देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं, ठीक है, आयनिक रेडियस की। ठीक है, ये होगी एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस ये ना पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम ही ट्रेंड को फॉलो करती है, मतलब सेम टाइप का पैटर्न चलेगा। जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, उसी तरह आयनिक रेडियस भी क्या होती है, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आयनिक रेडियस के बारे में दिया है। यहाँ पे इसने बताया, बस ये ध्यान रखना है कि कोई दो एलिमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, जो एलिमेंट क्या हो, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर अपने को क्या दे रखे हैं, दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी जो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो अगर क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो क्या हो, ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, ज्यादा हो, तो जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, लो देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। फिर आगे इसने बताया, अगर आपको क्या दे रखा है, दो एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, यानी दो एलिमेंट क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर अपने को कोई भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, एलिमेंट्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, अगर दे रखे हैं, तो जो एलिमेंट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, जो एलिमेंट ग्रेटर ऑक्सीडेशन के साथ है, या जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा है, उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, कम होगी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट की कंपेयर में। ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हैविंग लो एटॉमिक, नहीं, लो आयनिक रेडियस देन एलिमेंट हैविंग लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना जो रेडियस के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि अपने को दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, दूसरी है केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इसका जो एक कंसेप्ट है, बस उस कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ लो, ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी जो इलेक्ट्रोड है उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की टेंडेंसी जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही स्टडी करते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले कुछ एक कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम हमेशा कौन सा लेके चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है रिडक्शन पोटेंशियल पे। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर किसी भी एलिमेंट्स के लिए अपने को क्या मिलेगी भाई, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर आपको क्या मिलती है, नेगेटिव मिलेगी। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव की जो वैल्यू है, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है या ज़्यादा होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है उतनी ही हम बोलेंगे कि वो कोई केमिकल सब्सटेंस जो होता है ना उसकी उतनी ही कम क्या मिलेगी अपने को, आयनाइजेशन इंथैल्पी मिलेगी। लो क्या मिलेगी, आयनाइजेशन इंथैल्पी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, तो आयनाइजेशन वैल्यू की जो अपने को वैल्यू दी होगी वो क्या होगी, लो होगी। अगर किसी की आयनाइजेशन इंथैल्पी लो है तो इसका मतलब वो एलिमेंट्स क्या कर सकता है, वो इजिली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। तो इजिली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा, उसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, इजिली होगा। मतलब इजिली वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे। अब जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जितनी जल्दी कोई मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी होती है। क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी। उतनी ही ज़्यादा वो क्या शो करेगा, केमिकल रिएक्टिविटी शो करेगा। दूसरी बात हमें ये भी पता है जिसका इजिली इलेक्ट्रॉन, जो मेटल क्या इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की। और आपने ये भी देखा कि इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, जिन मेटल की आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी, इजिली ऑक्सीडेशन होगा, वो जो भी कंपाउंड बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। तो हम कहेंगे ऑलवेज फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, क्या बनाएंगे, स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। जैसे इसके लिए अपने को एक एग्जांपल दिया है, कई बार एक क्वेश्चन दिया है कि जो निकल डाई क्लोराइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसकी कंपेयर में, प्लेटिनम डाई क्लोराइड की कंपेयर में, जबकि जो निकल टेट्रा क्लोराइड है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड की कंपेयर में। तो हम इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, निकल डाई क्लोराइड ज़्यादा स्टेबल है, तो निकल का यहाँ अगर आपसे पूछा जाए तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को मिल रहा है, और इधर प्लेटिनम का भी अपने को क्या मिल रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है। मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, ईजिली हो जाएगा। किसकी कंपेयर में, प्लेटिनम की कंपेयर में। तो हम कहेंगे कि जो निकल की जो फर्स्ट 2 आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो सम होगा वो क्या होगा, प्लेटिनम की जो 2 फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी अपने को दे रखी है उसके सम से क्या होगा भाई, कम होगा। इसलिए निकल डाइक्लोराइड प्लेटिनम डाइक्लोराइड की कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होगा। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि जो निकल जो है उसकी पहली 4 जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसका जो सम होता है वो प्लेटिनम की जो पहली 4 आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होगी उनके सम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए निकल टेट्राक्लोराइड जो है वो प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड की कंपेयर में लेस स्टेबल होगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और इसी कंसेप्ट के बेस पे आप जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट के जो क्वेश्चन है, रीजनेबल क्वेश्चन है, उनका आंसर दे सकते हो, चाहे वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो। अब देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, उसी के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी है या कंपाउंड
फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी है, ये सारी उसी पे ही डिपेंड करती है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू अपने को मिल रही है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये कोई भी जो सॉल्वेंट है उसके अंदर किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 3 एनर्जी पे डिपेंड करता है, 3 एनर्जी के सम पे डिपेंड करता है। वो 3 एनर्जी कौन कौन सी है, एक तो अपने को दे रखी है, यानी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल डिपेंड ऑन फॉलोइंग 3 एनर्जी। कौन कौन सी जो अपने को 3 एनर्जी दे रखी है ये आपको ध्यान होना चाहिए। नंबर फर्स्ट है सब्लिमेशन एंथैल्पी। अगर हम बात करें तो पहली एनर्जी कौन सी होती है, सब्लिमेशन एंथैल्पी। ठीक है, सेकंड वन जो अपने को दी हुई है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और नंबर थर्ड पे जो अपने को दे रखी है वो जो दे रखी है वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या दे रखी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों एंथैल्पी के सम को हम क्या बोलेंगे, टोटल एंथैल्पी फॉर ए रिएक्शन। ये जितनी ज़्यादा नेगेटिव आपको मिलेगी उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। मतलब ये क्या है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, और हमें पता है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये कौन सी दे रखी है अपने को, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों का सम होता है। जैसे अपने को एग्जांपल दे रखा है, कोई भी जो मेटल होता है हमें दे रखा है सॉलिड स्टेट के अंदर। मेटल क्या दिया है, सॉलिड स्टेट में। मेटल को सॉलिड से गैस में बदलोगे तो अपने को कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन एंथैल्पी देंगे। अब गैस से ये किस में जाएगा, आयनिक स्टेट में जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयनिक स्टेट के अंदर। अब आयन से वो किस में कन्वर्ट होगा, मेटल। हमें पता है कि कोई भी जो मेटल है उसकी जो स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। तो वो क्या होगा, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जाके अब अपने को इसको क्या मिलेगा, एक्वा सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगा। तो हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस का जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो टोटल एंथैल्पी जो चेंज हो रही है वो क्या होगा, इन्हीं तीनों एंथैल्पी के सम के इक्वल होगी। जितनी ज़्यादा नेगेटिव ये अपने को एंथैल्पी मिलेगी, टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अगर इसकी हमें क्या मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इसकी नेगेटिव वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा मींस रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो वो हमने जो जितने भी अभी पॉइंट पढ़े थे वो सभी उसी पे ही लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड जितनी भी बातें थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कोई भी जो मेटल है उसका जो अपने को क्या दे रखा है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, कोई भी जो सब्सटेंस है वो केमिकली कितना का रिएक्टिव होगा, यानी केमिकल रिएक्टिविटी हम कैसे बताएंगे, हमें पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जो एलिमेंट्स जितना ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल रखेगा उतनी ही ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी शो करेगा। जैसे अपने को दे रखा है यहाँ पे, पहले हम देखते हैं कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव मिलेगा किसके केस में। तो इसके लिए हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कोई भी जो मेटल आयन है अगर उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है डाईवैलेंट ट्राईवैलेंट आयन, इन सभी के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मेटल आयन्स है, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम बात करें कि अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोई जो मेटल है उसका जो अपने को रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है,
रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो उसकी वैल्यू अगर अपने को नेगेटिव देखनी है तो कौन से केसेस में मिलेगी, वो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है या हम कहेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। अगर हम देखें तो जितने भी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यानी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन का इजीली लॉस कर सकते हैं, इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लगभग अपने को क्या है देखेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपने को नेगेटिव देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा नेगेटिव की अगर हम बात करें तो जैसे हम देखें या तो अपने को जिंक की देखने को मिलेगी या हम बात करें मैग्नीज की देखने को मिलेगी, क्योंकि इन केसेस के अंदर क्या है जैसे जिंक अगर अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक के केस के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर हम मैग्नीज की देखें तो मैग्नीज भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन इजिली सी लॉस करके 3d5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। इसी तरह अपने को निकल के केस में भी क्या मिलता है, हमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखने को मिलती है, क्योंकि जो निकल जो होता है ना उसकी जो ये हाइड्रेशन इंथैल्पी जो हमने देखी थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाइड्रेशन इंथैल्पी पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि बाकी आयनाइजेशन और सब्लिमेशन इंथैल्पी ये तो हमें सप्लाई करनी पड़ती है, जबकि एनर्जी जो रिलीज होती है वो ओनली हाइड्रेशन इंथैल्पी के केस में ही होती है, ठीक है। तो इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इस केस में भी अपने को जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है डाईवैलेंट आयन के केस में अपने को क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। क्यों मिलेगी, बस ये ध्यान रखना है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो अपने को दे रखे हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि अगर अपने को क्या दे रखा है M2 पॉजिटिव, ये जो दे रखा है M3 पॉजिटिव, यानी डाईवैलेंट से क्या बने, ट्राईवैलेंट आयन बने, ठीक है। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो मैग्नीज के केस में अगर हम देखेंगे तो मैग्नीज में हमें पता है कि जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बना दे, Mn2 पॉजिटिव आयन बना दे, तो मैग्नीज के 3d5 ऑर्बिटल में अपने को हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव ये इजीली नहीं बनाएगा, तो मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू अपने को मिलेगी वो इसमें बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर इसके अलावा अगर हमें से पूछे कि हमें क्या है आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन 3 पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, तो इस केस में जो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, क्योंकि आयरन का 2 पॉजिटिव में 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये क्या है 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें क्या है लो वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव तो मिलेगी पर जो लो वैल्यू मिलेगी किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की लो पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। जबकि अगर हम जिंक के केस में देखें तो जिंक तो हमें पता है कि जिंक के केस में क्या होगा भाई, जिंक के पास जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बनाया Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में हमें पता है 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मतलब Zn2 पॉजिटिव से Zn3 पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल है नहीं है। तो इसी तरह बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम बाकी जैसे एलिमेंट्स हैं उनकी भी हम बात करें, ठीक है, अगर हम देखें अगर कोबाल्ट दे रखा है अपने को, ठीक है, कोबाल्ट के केस में देखें तो कोबाल्ट जो होता है 2 पॉजिटिव से ये 3 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कोबाल्ट को देखोगे तो हमें पता है इसका कितना एटॉमिक नंबर है,
27। तो हमें पता है कि 2 पॉजिटिव देने के बाद तो हमें क्या मिलेगा, 3D के अंदर 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, कुछ 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करेगा, क्योंकि इनके केस में हाइड्रेशन इंथैल्पी की जो वैल्यू है वो अपने को ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर बस आपको ध्यान देना है ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, उनकी हमें पता है हाइड्रेशन इंथैल्पी, सब्लिमेशन इंथैल्पी और आयनाइजेशन इंथैल्पी। अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो इसमें ट्रांजिशन सीरीज जो दी हुई है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका हमें एक रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आयनाइजेशन और सब्लिमेशन इंथैल्पी है उसके अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर हमें रेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो इसी तरह ये सारा केमिकल रिएक्टिविटी जो है हमें पता चल गई किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है। जिन मेटल के लिए अगर अपने क्या मिले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपने को क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। ठीक है, वो उतनी ही ज़्यादा क्या है, केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर देखें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कई क्वेश्चन ये भी आते हैं कि जो मैग्नीज है Mn3 पॉजिटिव और जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों, क्योंकि 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें पता है कि जो मैग्नीज है उसके वैलेंस सेल में क्या है, 3d4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, स्टेबल है। क्योंकि इस स्टेज के अंदर जो अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। ठीक है, इसी तरह जो अपने को टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह दिए हैं ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, अगर इनकी बात करें तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो इनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे ये। ठीक है, तो ये इन्हीं केमिकल रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ हमने ये भी स्टडी कर लिया है ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि हमें पता है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सभी क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट स्कैंडियम, सभी के सभी क्या शो करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों शो करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कंपेयर में 1 यूनिट का ही अपने को डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में वैसे हम स्टडी कर चुके हैं कि हमें पता है कि अगर हम देखें तो मिडल सीरीज तक +2 से +3 +4 +5 +6 और +7, मतलब स्कैंडियम से अगर आप चले, ठीक है तो हमें पता है ये आगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। अगर आप देखोगे तो जो हमें पता है कि जो मैग्नीज है यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। ठीक है, ये +2 से लेके जितने इनके NS और ND ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उतने तक क्या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद में इसने कहा है कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर तो वो अपने को कितना देखने को मिलता है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखें तो हमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैग्नीज का मिलता है। ठीक है, और वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो चेंज आ रहा है, क्यों, अगर हम देखें दोनों साइड के अंदर,
ठीक है। तो लास्ट में क्या है अपने को लोअर और फर्स्ट में भी अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू लो मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि या तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कम है, या लास्ट वाली साइड के अंदर हम देखेंगे तो वहां पे क्या है, जो डी ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वहां पे क्या है, डी ऑर्बिटल खाली नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन हो सके या वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके। ये तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर मैग्नीज दिया है वो अपने को सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हुआ मिल रहा है। अगर हम देखें सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपने को यूथेनियम और ओस्मियम का देखने को मिलता है, जो कि कितना है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर उनको देखें तो जो अपने को जो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अगर नीचे वाली सीरीज में जाएंगे तो जो हैवी मेटल्स हैं उनके केस के अंदर अगर हम देखें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को देखने को मिलता है। जैसे क्रोमियम है, जो मोलिब्डेनम है और टंगस्टन है, अगर इनको हम कंपेयर करें तो क्रोमियम जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जबकि ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनके अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनके अंदर अपने को ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें किसकी टर्म में, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में। ठीक है, तो किस तरह अगर हम देखें तो कोई जो एलिमेंट्स है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है किसी भी सॉल्वेंट में वो अपने को कितनी मिल रही है। जैसे हम बात करें जो कॉपर है, अगर हम कॉपर की बात करें तो जो कॉपर होता है ना, इसका अगर हम देखें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेस स्टेबल होता है। क्यों? इसका अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो ये 0.52 जो अपने को इलेक्ट्रोवोल्ट मिलता है। जबकि कॉपर डाईवैलेंट आयन की हम बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो अपने को वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 0.34 जो वोल्ट मिलती है। अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से साफ क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है कि कॉपर मोनोवैलेंट आयन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें ज़्यादा पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कॉपर डाईवैलेंट आयन है ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी कंपेयर में, कॉपर मोनोवैलेंट आयन की कंपेयर में। क्यों? क्योंकि कॉपर मोनोवैलेंट आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। इसलिए इसका क्या होगा, ये ईजिली ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। अगर वैसे बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो जो कॉपर होता है, कॉपर क्या है, कॉपर जो है अगर हम बात करें कि इसका मोनोवैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की कंपेयर में जो कॉपर का जो डाईवैलेंट है एक्वस में जब सॉल्यूशन बनाएगा तो वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके पीछे दूसरा रीज़न भी अपने को दिया है कि रीज़न के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि जो फर्स्ट केस है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर मोनोवैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो क्या होगा, मोनोवैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो क्या बना देगा, कॉपर डाईवैलेंट आयन बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि ये कह रहा है जो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है ना कॉपर की, वो क्या होती है, अगर हम देखें उससे ज़्यादा अपने को क्या मिल जाएगी, सेकेंड आयनिक स्टेट के अंदर उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी मिल जाएगी। यानी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी डाईवैलेंट फॉर्म के अंदर वो अपने को ज़्यादा मिलेगी, जिससे कॉपर क्या बना लेगा, डाईवैलेंट आयन की फॉर्मेशन कर लेगा। इसलिए कॉपर डाईवैलेंट आयन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी कंपेयर में, कॉपर मोनोवैलेंट की कंपेयर में। क्योंकि मोनोवैलेंट वाली स्टेट के अंदर उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू लो मिलती है, जबकि डाईवैलेंट स्टेट के अंदर हम देखें तो जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए क्या है, कॉपर डाईवैलेंट आयन ईजिली बन जाता है। ठीक है, तो ये था किससे रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड।
ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल जो है ना वो अपने जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो जितने भी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके साथ शो करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं लगभग ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो ट्रांजिशन मेटल्स के अपने को अगर देखें तो क्या मिलेंगे, जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या है, ट्रांजिशन मेटल हमें पता है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करेंगे, ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ देखने को मिलेंगे अपने को, या तो हमें किस में मिलेंगे, इनके ऑक्साइड्स के अंदर, या अपने को क्या इसमें मिलेंगे, फ्लोराइड्स के अंदर। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे उनके साथ उतना ही ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है मैग्नीज के साथ। मैग्नीज जो है अगर हम देखें तो मैग्नीज क्या करता है, मैग्नीज जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या शो करता है, हमें पता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और अगर हम देखें फ्लोरीन के साथ तो मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। इनके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट मेंबर है, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, कोबाल्ट की, तो ये कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड, या हम बात करें आयरन की तो इनके भी हमें ट्राईफ्लोराइड या क्लोराइड यानी ट्राई हैलाइड्स देखने को मिलेंगे। ट्राई हैलाइड्स के अंदर ज़्यादातर अपने को फ्लोराइड ही मिलते हैं, या क्लोराइड या ब्रोमाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन जो स्टेट है हाइयर तो हमें ऑक्साइड और फ्लोराइड के अंदर मिलेंगे। अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कुछ एक जो अपने को लीजेंड दे रखे हैं उनके साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर किसी के साथ कार्बोनिल है, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जैसे अगर अपने को क्या दे रखा है, आयरन पेंटाकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो आयरन है उसका क्या मिल रहा है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है। इसी तरह निकल टेट्राकार्बोनिल की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें भी अपने को क्या मिल रहे हैं, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यानी वो लीजेंड पे डिपेंड करता है कि लीजेंड न्यूट्रल दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है निकल पॉजिटिव शो करें, अगर कोई आपको चार्ज नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या है, ये निकल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, यानी किसी भी मेटल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल सकता है न्यूट्रल लीजेंड के साथ। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। उसके अलावा हमें पता ये भी होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है, अगर ऑक्साइड जो अपने को क्या मिल रहे हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मिल रहे हैं, तो ऑक्साइड लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है, क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। जो मेटलिक ऑक्साइड क्या होंगे, इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में किसकी तरह बिहेव करेंगे, बिहेव एज ए बेस, बिहेव एज ए बेस, या हम कह सकते हैं बेसिक इन नेचर। बट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या हो जाएंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर किसकी तरह बिहेव करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे आपने को एग्जांपल दिया है, अगर हम बात करें मैग्नीज की, मैग्नीज के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे Mn2O3 दे दिया, ठीक है, या MnO4 दे दिया, या Mn2O7 दे दिया, ठीक है, यहाँ +2 हो गया, यहाँ पे हम +3 देख रहे हैं, यहाँ पे जो अपने को दे रखा है, ये तो 8 हो गया, 8 तो होता ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को +4 मिल रहा है,
और यहाँ पे अपने को +7 मिल रहा है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है मेटल का, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बेसिक से जो कैरेक्टर हैं वो चेंज हो रहे हैं। बेसिक से हमें क्या मिलेंगे, एम्फोटेरिक मिलेंगे, एम्फोटेरिक से आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, एसिडिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। तीसरी बात एक ये भी ध्यान रखनी है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड और फ्लोराइड के अंदर ही क्यों शो करते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है कि ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करेंगे, ओनली ऑक्साइड एंड फ्लोराइड्स के साथ, ऑक्साइड एंड फ्लोराइड्स में। ऑक्साइड और फ्लोराइड क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किसके साथ मिलता है, ऑक्साइड के अंदर। ऑक्साइड्स जो हैं उनमें अपने को क्या देखने को मिलेगा, ऑक्साइड्स में हमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन क्या बनाती है, बिकॉज ऑक्सीजन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ऑक्सीजन क्या बनाएगी, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगी, पाई बॉन्ड बनाएगी, किसके साथ, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ क्या बनाती है, मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करती है। जैसे अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे अपने को मैग्नीज दे रखा है। अगर हम मैग्नीज को देखें Mn2O7 दे रखा है ना, तो इसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नीज का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हमें क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसमें मैग्नीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन ने क्या बना रखा है, ऑक्सीजन ने मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आज का जो टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन नंबर, इन सभी के बारे में हमने स्टडी किया कि किस तरह जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसी के ऑक्सीडेशन नंबर से कनेक्टेड है या केमिकल रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है उन सारी प्रॉपर्टी को हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर क्यों शो करते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो एलॉय फॉर्मेशन किस तरह करेंगे, या वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड किस तरह बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपनी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में वो है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, यानी कैटलिस्ट की तरह किस तरह बिहेव करते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, हमने पढ़ा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, हमें पता है कि इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जितने भी जो हमें पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होगा, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ये इनकम्प्लीटली फील्ड जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ यूज होंगे, तो हमें पता है कि ये किसी भी जो रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास अनयूज्ड या हम कहेंगे इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल है, अनयूज्ड वैलेंसी है, तो ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो कहने का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या एक साइट प्रोवाइड करते हैं किसी भी
जो रिएक्टेंट है उनको रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो एक रीज़न तो हमें पता चल गया कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। दूसरा हमें पता है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या शो करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है शो करते हैं। क्या शो करेंगे, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण ही ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। किस तरह, देखो हमें पता है कि कोई जो एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट से जब दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज होगा तो क्या करेगा, उस स्टेज में वो क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा, बाद में वो इंटरमीडिएट टूट के क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। जैसे अपने को एग्जाम्पल दिए किसका, फॉर एग्जाम्पल वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, कहाँ यूज़ किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन करवाना होता है। तो क्या चाहिए, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, बट बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो +4 हो गया, और ये सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया। बाद में क्या होता है, ये अपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वापस भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हो कि इसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कैटलिस्ट वो ही सब्सटेंस होते हैं ना जो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक साइट प्रोवाइड करते हैं। किस लिए, ताकि उसके ऊपर क्या हो, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो यानी यही एब्जॉर्प्शन थ्योरी चलती है जिसमें क्या होता है, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर मान लो ये कोई कैटलिस्ट है, ठीक है, और इस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर अगर आप स्टडी करना चाहते हो कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, जो ये ए है और ये जो बी रिएक्टेंट है ये क्या हो रहे हैं, कैटलिस्ट की सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे, बाद में इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे। जैसे ही ये रिएक्शन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हमें पता है प्रोडक्ट बनते ही क्या होंगे, ये कैटलिस्ट की सरफेस से सेपरेट हो जाएंगे और कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का हमें पता है कि कहाँ यूज़ किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, यानी वेनेडियम जो है वो कहाँ यूज़ किया जाएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो प्लेटिनम है उसका भी यूज़ किया जाता है, किस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी इसका यूज़ होता है। और ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो क्या है, हमें पता है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए जो यूज़ की जाती है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट जो है ये कोबाल्ट थोरियम के रूप में फिशर जो ट्रोप्स प्रोसेस जो अपने को दे रखी है, ठीक है, फिशर ट्रोप्स जो प्रोसेस दे रखी है उसमें गैसोलीन या पेट्रोल की सिंथेसिस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, निकल जो है हमें पता है वो हाइड्रोजनेशन के लिए उस प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमें पता है उनमें काफ़ी ज़्यादा अपने को एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये थी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर हम देखें तो अपने को जो नेक्स्ट दे रखा है वो दे रखा है कलर, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो कलर क्यों शो करते हैं। ठीक है, अगर हम कलर की बात करें तो हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड हो, कौन से, चाहे वो आयनिक कंपाउंड दिए हो चाहे वो क्या दिए हो, कोवेलेंट कंपाउंड दिए हो, तो उन सभी में क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। क्या शो करेंगे, कलर। ठीक है, कलर शो करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होगा, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जो इनकम्प्लीटली फील्ड जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा उसी के कारण क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या शो करेंगे,
कलर शो करेंगे। तो हमें पता है अगर जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स चाहे वो आयनिक दिए हों चाहे वो कोवलेंट कंपाउंड दिए हैं, ठीक है, सभी के सभी क्या शो कर रहे हैं, कलर। बट ये ध्यान रखना है अगर डी ऑर्बिटल क्या हो, एम्प्टी हो, यानी एम्प्टी डी ऑर्बिटल दिया है या क्या दिए, फुलफिल डी ऑर्बिटल दिए, यानी डी में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे, वो कंपाउंड क्या होंगे, कलरलेस होंगे। अब बात आती है कि ये कलर क्यों शो करते हैं। हमें पता है कि कोई भी जो मेटल आयन होता है जब वो फ्री स्टेट के अंदर होता है, मेटल आयन क्या होगा, अगर वो फ्री स्टेट के अंदर है तो उसके जो डी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल है पांचों के पांचों, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। बट जैसे ही मेटल क्या आ जाएगा, जो मेटल आयन जब किससे जुड़ जाएगा, कोई भी लीजेंड से जुड़ जाता है, कोई भी न्यूट्रल या आयनिक मॉलिक्यूल से जुड़ता है, ठीक है, तो जैसे ही ये जुड़ेगा तो जो डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। डी ऑर्बिटल क्या है, दो पार्ट्स के अंदर टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट जाएगा, एक तो होगा T2g ऑर्बिटल, दूसरा क्या होगा, EG ऑर्बिटल, ठीक है। तो यानी आप इसको इस तरह शो कर सकते हो, ये अपने को डी ऑर्बिटल दिए, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक लो एनर्जी का होगा और एक हाई एनर्जी का अपने को ऑर्बिटल मिलेगा। हाई एनर्जी वाले को EG बोलेंगे, लो एनर्जी वाले को T2g ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कोई वेवलेंथ की लाइट क्या पड़ेगी, इसी मेटल के ऊपर पड़ेगी, तो अगर जो अपने को जो डी ऑर्बिटल दे रखा है, अगर उसके ऑर्बिटल के अंदर क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, जैसे ही एनर्जी इसको मिलेगी तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा लो एनर्जी से हाई एनर्जी के ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। जैसे ही इसका प्रमोशन होता है तो वहाँ पे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, वो अनस्टेबल रहेगा और वापस कहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो जितनी एनर्जी उसने गेन की थी उसी को ही वापस वो लॉस कर देगा, ठीक है। और वो विजिबल स्पेक्ट्रम की जिस वेवलेंथ से बिलोंग करेगी उसी तरह का वो कंपाउंड अपने को कलर शो करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपने को एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे अगर बात की जाए टाइटेनियम हेक्सा एक्वा, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा या क्लोराइड लिखा होता है या टाइटेनियम हेक्सा एक्वा लिखा होता है, एग्जाम में कई बार दिया होता है, ठीक है। तो ये कलर शो करता है। क्यों कलर शो करेगा, क्योंकि हमें पता है अगर इसका एग्जाम्पल लेके चले तो हमें पता है जो टाइटेनियम है उसका एटॉमिक नंबर है 22। हमें पता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो ये अपने को मिलेगा 3d2 4s2। बट टाइटेनियम जो यहाँ पे 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ डी ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब जब डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जैसे ही लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा और उसी के कारण ये एक्साइटेड स्टेट में थोड़े टाइम के लिए स्टेबल होगा, बाद में ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो जो उसने एनर्जी ये अब्जॉर्ब की थी, यही एनर्जी क्या है वो वापस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, और जिस वेवलेंथ से ये बिलोंग करेगी उसी टाइप का ये कलर है शो करेगा। जैसे ये रेड वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है तो ये ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। और इसी तरह ब्लू को अब्जॉर्ब कर रहा है तो ये रेडिश ऑरेंज या रेडिश कलर शो करेगा। अगर दोनों को अब्जॉर्ब कर रहा है कोई सैंपल तो वो अपने को पर्पल से कलर की दिखाई देगी, ठीक है। तो ये था कलर से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। उसके बाद अपने को दे रखी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर हम देखें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनके अंदर क्या होगा भाई, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा,
जिसमें क्या होगा, मेन कंसेप्ट यही आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड जो अपने को ऑर्बिटल दे रखे हैं उन्हीं के अंदर अपने को इस टाइप की प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर हम देखें तो हमें पता है एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। दूसरे अपने को दे रखे हैं डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो वीकली रिपेल किए जाते हैं। फिर अपने को दे रखा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो स्ट्रांगली क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो इनमें क्या होते हैं, हमें पता है n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही ज़्यादा वो क्या है, हमें पता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। यानी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है एम एलिमेंट्स की, उसको हम किसकी टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। और मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर अगर n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और उतने ही ज़्यादा क्या होगी, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, या पैरामैग्नेटिक होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा फेरामैग्नेटिक अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है अगर हम देखें तो इसकी कैलकुलेशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से करते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे Nn+2 और ये होगा बोर मैग्नेटॉन। तो n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होंगे, n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर जो अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट में किस किस का रोल प्ले, कौन से मोशन के कारण होता है। एक तो ये होता है ऑर्बिटल मोशन के कारण और दूसरा होता है स्पिन मोशन के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन, इन दोनों के कारण क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू अपने को देखने को मिलती है। बट अगर हम देखें तो जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे ऑर्बिटल मोशन इतना रोल प्ले नहीं करता जितना स्पिन जो मोशन है वो रोल प्ले करता है। इसलिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसके लिए हम क्या है, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इस तरह आप किसी का भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। जैसे आपको मैग्नीज दिया है Mn2 पॉजिटिव, तो हमें पता है कि आर्गन और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमें पता है 25 है, तो ये आ जाएगा 3d5 4s2। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो हमें पता है कि डी ऑर्बिटल में कितने रह गए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो पांचों के पांचों क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले से। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व करके देखनी है, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल, तो इस तरह वैल्यू निकल जाएगी। उसी के बेस पे हम क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसके बाद जो अपने को दी हुई है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टडी करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। किस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की अगर ये बात कराए तो कॉम्प्लेक्स कब बनता है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक सेंटर में मेटल आयन होता है और उसके चारों ओर क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रल या एनायनिक लीजेंड जुड़े होते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जो लीजेंड प्रेजेंट होंगे तो वो इस तरह क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करेंगे कि लीजेंड अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
मेटल जो है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और उससे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक तो पार्शियली फील्ड क्या होता है या इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। दूसरा, इनका जो साइज होता है, साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने के कारण भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरी बात जो है, इन पे क्या होता है, हाई आयनिक चार्ज होता है। हाई आयनिक चार्ज और स्मॉल साइज ये होने के कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। या आप कह सकते हो कि ये अपने को क्या मिलेगा, चार्ज बाई साइज जो रेशियो है वो अपने को क्या मिलता है, हाई मिलता है। इसलिए ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। जैसे अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, ये दे रखा है आयरन, जैसे आयरन हेक्सासाइनो, ठीक है, ये अपने का दे रखा है, ठीक है, फेरेट दे रखा है। इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा अपने को एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखनी है। इनमें कोई और भी आप लेके चल सकते हो, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल है, ठीक है। तो ये अपने को कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल दिए। इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो हम स्टडी करने वाले हैं, फिफ्थ के अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कौन सी दे रखी है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, ठीक है। तो इसमें देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपने को दी है वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या दे रखी है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड किस तरह बनाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह करेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे किसको भाई, कोई भी जो मेटल आयन दे रखा है, ठीक है, अगर उसकी लेटिस साइड देखें तो उसकी लेटिस साइड के अंदर क्या होते हैं, कुछ ये एम्प्टी स्पेस बचते हैं। इन्हीं एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्मॉल एटम्स क्या कर लेते हैं, अपनी जो पोजीशन है ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरस्टिशियल साइट होती है इसके अंदर क्या होते हैं, क्या होते हैं, इसमें कुछ स्मॉल एटम्स कहाँ आ जाएंगे, इन्हीं इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर आ जाएंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, बीच में जो मेटल्स आयंस के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे कुछ स्मॉल एटम कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे अपने को हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन एटसेट्रा, यानी ये स्मॉल एटम उस साइट में आ जाएंगे और जो अपने को कंपाउंड मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। और ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं इनके अंदर एक ध्यान रखना, यहाँ पे ना ही तो ये प्योरली आयनिक होते हैं और ना ही ये कोवेलेंट होते हैं। ना ही तो ये क्या होते हैं, ना इधर आयनिक और नॉर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, ये दोनों में से किसी तरह के नहीं होते, ठीक है। और ये क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, मतलब इनका कोई भी जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई अपने को पता नहीं होता। ये अपने को एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड दे रखा है, ठीक है, टाइटेनियम हाइड्राइड, या मैग्नीज जो अपने को नाइट्राइड दिए, एटसेट्रा दे रखे हैं। इसी तरह अगर आप देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक केस में तो हमें यहाँ पे दे रखा है ये 1.7 पॉइंट के अंदर दे रखा है, जैसे फेरिक हाइड्राइड है यहाँ पे 0.56, यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है। मतलब आप एक आयरन के साथ देखो तो एक प्योर हाइड्रोजन भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो मतलब इनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, किसकी बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये जो इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड अपने को मिलते हैं ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हाई अपने को क्या मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और ये क्या होंगे,
जो अपने इनके जो मेटल आयन जिनसे ये बने हैं प्योर मेटल की तरह ही क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर होंगे किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो सेम वही जो इसके कंस्टिट्यूएंट है उसी तरह की यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, और इनके अंदर क्या होती है भाई, ये केमिकल इनर्टनेस भी गेन कर लेते हैं, केमिकल इनर्टनेस भी इसमें देखने को अपने को मिलती है। तो ये थी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है वो अपने को दे रखी है एलॉय फॉर्मेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये किस तरह एलॉय फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी अपने को दी हुई है 6th वाली, वो कौन सी है, एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, एलॉय क्या होते हैं, एलॉय हमें पता है, एलॉय को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, एलॉय में क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस है वो दूसरे सॉलिड के साथ जो एक सॉल्यूशन बनाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। अब देखो एलॉय बनेगा कैसे, इसके अंदर यहाँ पे बताया जितने भी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जब उनको मेल्ट किया जाता है तो मोल्टन स्टेट के अंदर दो या दो से ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल को मिक्स करेंगे और बाद में उनकी कूलिंग कर लेते हैं, तो जो अपने को होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा सॉलिड सॉल्यूशन का उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। तो एलॉय क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उनको मिक्स कब किया जाता है, जब उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे यानी मोल्टन स्टेट में, और आफ्टर कूलिंग तो वो अपने को क्या देंगे, एलॉय देंगे। तो एलॉय फॉर्मेशन अगर हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, जो एलॉय फॉर्मेशन में मेटल पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि उनकी जो एटॉमिक रेडियस है उसका जो डिफरेंस है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि दे आर atomic radii is not much different from 15%। 15% से ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियस है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिफरेंस इज नॉट अलाउड, ये ध्यान रखो। ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉट मोर देन 50% ऑफ एटॉमिक रेडियस डिफरेंस इज नॉट अलाउड, यानी 50% से ज़्यादा एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी वो जाके क्या बनाएंगे, एलॉय बनाएंगे। ठीक है, और जितने भी हम एलॉय बनाएंगे इनके वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे अपने को कॉमन एग्जाम्पल दिया फेरस एलॉय, फेरस एलॉय की हम बात करें, फेरस एलॉय कैसे बनते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे वेनेडियम है, क्रोमियम है, टंगस्टन है, मोलिब्डेन एटसेट्रा, यानी जो आयरन है इन सभी को मिक्स करके क्या बनते हैं, फेरस एलॉय। स्टेनलेस स्टील या स्टील की हम बात करें तो वो एलॉय ही है। वैसे ही हम दूसरे एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, जैसे ब्रास की हम बात करें, ब्रास और अपने को दे रखे हैं ब्रोंज। ठीक है, ब्रास में अपने को दे रखा है कॉपर और जिंक, और इसमें क्या होता है, कॉपर और जो टीन का अपने को मिक्सचर दिया हुआ है। तो ये थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टी। कई बार एक दो क्वेश्चन अपने को एक्स्ट्रा में मेरे जैसे याद आ रहे हैं कि कल हमने मेटल ऑक्साइड की बात की थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो एक ध्यान रखना कि जो मेटलिक ऑक्साइड, जैसे मैं सिंपल ये लेके चल रहा हूँ मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है इनके अंदर एक दो बातें रह गई थी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि ये इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आप देख रहे हो, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आयनिक करेक्टर है
यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या होती है, वो होगी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्या होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे तो जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना लॉस गेन नहीं होगा। जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या होंगे, वो भी बढ़ेंगे। जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट से राइट का मतलब नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उससे क्या होंगे, एसिडिक करेक्टर बढ़ेंगे। जबकि बेसिक करेक्टर क्या होंगे, बेसिक करेक्टर कम होंगे, डिक्रीज होंगे। इसके अलावा आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग जो करेक्टर है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कब इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेंगे। तो मतलब ये सारे करेक्टर किससे रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन नंबर से। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती है।